हर हर महादेव दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कंपैरिजन पंच वर्सेस फ्रॉन्क्स। कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे प्राइसिंग के बारे में, दोनों के इंजन ऑप्शंस के बारे में, इंजन की वाइब्रेशंस के बारे में, लुक्स के बारे में, इंटीरियर्स के बारे में, और पीछे जो सिटिंग है उसमें हम भाई तीन के तीन बैठ के देखेंगे कि कंफर्टेबल कौन सी कार में अच्छे से हो पाता है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, बूट स्पेस के बारे में अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओनर से जान लेते हैं। दोनों के दोनों कार के ओनर्स अपने साथ हैं। कौन सी कार कितने की आ रही है, कौन सा वेरिएंट आपका कितने का आता है, कितनी ड्राइव कर ली है इन्होंने, क्या माइलेज है, क्या सर्विस है, सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले फ्रॉन्क से चालू करते हैं। भाई आपका कौन सा वेरिएंट है और कितने का आया था? भाई ये है सिग्मा मॉडल। ये ली थी हमने 770 और 780 के लगभग 2024 में दिसंबर। ये चल चुकी 12,500। और अब कितने की आ रही है? अभी तो ये 720 730 के लगभग आ रही है। और पंच वाले भाई साहब आप भी बता दो। भैया ये है पंच एकम्प्लिश्ड। ये ली थी हमने फरवरी 2021 में। तो उस टाइम पे ये पड़ी थी 8.5 के आसपास, और ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो 30,000 चला दिया आपने। 30,000 चल चुकी अब दोनों की अगर माइलेज की बात करें रियल लाइफ ओनर्स के थ्रू, तो पहले फ्रॉन्क्स की आप बता दो भाई क्या माइलेज है, और फिर आप बता देना। सिटी में तो 13-14 की और हाईवे पे 17-18 की, पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर। और भाई आपकी क्या माइलेज आ रही है? भैया सिटी में दे देती है ये 10-11 की, और हाईवे पे वही 14-15। मतलब प्रॉपर हाईवे पे 14-15 मिल रही है आपको? 15 भी मुश्किल मुश्किल है। तो 30,000 चला लिया आपने जैसे अब तक, तो कोई कहीं लॉन्ग टूर वगैरह पे भी चलाई है? भाई लॉन्ग टूर पे चली है बस ये 30,000, और तो ये ऐसे नहीं चली इतनी। 0 व्यूज से 26 लाख व्यूज तक का सफर, 0 सब्सक्राइबर्स से 3200 सब्सक्राइबर्स तक का सफर, सब आप लोगों का प्यार है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली और भी अच्छे से ग्रो कर सके। इससे लॉन्ग टूर पे गए थे अभी मनाली, यहाँ से मनाली, पलवल से मनाली से लेह लद्दाख, लेह लद्दाख से कश्मीर, और कश्मीर से फिर चंडीगढ़ से ये। अच्छा, हाँ, और तो वहाँ पे भी बहुत घूमी थी। वहां पे कितनी माइलेज आई फिर आपको? भाई भैया वहाँ यहाँ से अपना केजीपी के मतलब हाईवे तो वही 17 17.5 दी थी इसने। हाईवे जो MID में दिखा रहा था। MID में तो ज़्यादा दिखा रही थी, पर हमने कैलकुलेट करी थी 17.5 थी। MID में तो 19 दिखा रही थी एक्सप्रेस वे पे। मतलब एक तरीके से अगर, और स्पीड क्या रही होगी? स्पीड हमारी 80 to 85, मतलब 80-90 के बीच में। 90 भी ना पहुंचाई। अच्छा, तो जब निकाली है इसने 17-18 की, और अगर और थोड़ा पंजा टाइट करते तो ये वही 14-15 के निकालते, वो भी प्रॉपर एक्सप्रेस वे पे। 14। पहाड़ों पे तो और भी बुरी दी होगी इसने। पहाड़ों पे वही गिर गई थी 12.11 पॉइंट पे। तो इस मुकाबले में तो आप ये चीज मानोगे कि फ्रॉन्क्स ज्यादा देती है? ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ठीक है। तो ये पंच ओनर ही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो आपकी कितनी चल गई है और सर्विस कौन सी हो चुकी है? 12,500 चल चुकी है। 10,000 वाली सर्विस हो गई इसकी। तो इसकी सर्विस हुई थी 2400-2500 के लमसम। और उसमें तो लेबर चार्ज नहीं होगा ना? हाँ, इसमें लेबर चार्ज नहीं है। ठीक लेबर है चार्ज जी। पूछा था अगली सर्विस के लिए, तो बोल रहे थे 2-2,500 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। और अब पंच की बात कर लेते हैं। भैया मेरी 30,000 मतलब 29,900 चल रही है। तो 2 सर्विस हो गई मेरी गाड़ी की। तो फिर एक तो 10,000 वाली में इसकी कॉस्टिंग आई थी 13-14 हज़ार रुपए की। 13-14 हज़ार? हाँ जी। और अगली में उससे जो दूसरी सर्विस थी उसमें आई थी 16-17 हज़ार का बिल बनाया था उन्होंने, वो वही 15 15.5 कर दी थी। यार ज्यादा नहीं बता रहे हो आपकी, सच्चे? देख लेना उसमें, आप फोटो डाल देना उसमें। अच्छा, मतलब बिल है आपके पास? तो यार मतलब बहुत ज्यादा हाई है फिर मेंटेनेंस इस हिसाब से बिल्कुल। तो इसका मतलब मेंटेनेंस लो जो होगा वो आपका फ्रॉन्क्स का रहेगा। अब अगर हम लुक्स की बात करें तो लुक्स में आपको एक चीज दिखेगी, फ्रॉन्क्स आपको थोड़ा सा प्रीमियम साइड लगेगा देखने के मुकाबले में, वहीं आपको पंच थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन दिखता है। चाहे आप उस साइड लुक से देखोगे, चाहे आप फ्रंट लुक से देखोगे, चाहे आप बैक लुक से देखोगे। अगर आपको थोड़ा बॉक्सी लुक ज्यादा पसंद है तो आप पंच की साइड जा सकते हो। वहीं आपको थोड़ा सा प्रीमियम टाइप थोड़ा लुक चाहिए तो उसमें आपकी फ्रॉन्क्स ही आती है।
तो लुक्स के मुकाबले में सबका अपना अपना हो सकता है कि भाई मेरे को सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है, लोग मैटर नहीं करते, या किसी का हो सकता है कि भाई मेरे को माइलेज भी चाहिए और सेफ्टी वगैरह सबकी भगवान भरोसे रहती है तो वो चीज़ अलग है। तो वो सबका अपना अपना रहता है। तो चलिए एक बार सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इंजन का वाइब्रेशन टेस्ट और इंजन का साउंड टेस्ट, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस मिल जाता है आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पंच को। अब आपने स्टार्टिंग साउंड देख ली होगी, साथ में आपने वाइब्रेशन भी देखी होगी स्टार्ट करते टाइम पे, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगी वाइब्रेशन, जो कि आपको यहां पर नहीं हुई है। आप एक बार कर लेते हैं एक्सीलरेट। तो अभी आपने साउंड सुन लिया होगा पंच का भी। अब आप बताना आपको माइक के अंदर कैसी साउंड आई थी दोनों की, कौन सा आपको लगा कि ओवर वाइब्रेट हो रहा था या ओवर साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मेरे को एज यूजुअल, जहां भी आपने सब जगह सुना होगा कि टाटा में रहता है नॉइज की प्रॉब्लम, वो है। अब कर लेते हैं एक बार वाटर टेस्ट। दोनों के इंजन्स पर हम ग्लास भर के रखेंगे और देखेंगे वाइब्रेशन किसमें ज्यादा आ रही है। अभी रख देते हैं पंच पे, ठीक है जी। अब एक बार फ्रॉन्क्स को स्टार्ट करो भाई, फिर फ्रॉन्क्स पे रखते हैं और देखते हैं वाइब्रेशन। आप देख पा रहे हो फिलहाल कितनी वाइब्रेशन इसमें हो रही है, ठीक है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम और क्या है, ये थोड़ा सा ना आपको डिक्लाइन एंगल पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है, वहां पर फ्लैट सरफेस है। और एक बार अब आपको दिखा देते हैं पंच में। ऐसे अगर मैं देखूं तो भाई आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो पंच है वहां पर पानी ज्यादा छलक नहीं रहा है। अब थोड़ा सा मेरे को क्या फर्क लग रहा है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं ना, देखो ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे, पर उतने डिक्लाइनिंग फेज पे नहीं है। और वहीं अगर फ्रॉन्क्स की बात करें ना, तो फ्रॉन्क्स वाला जो रखा हुआ है वो देखो प्रॉपर डिक्लाइन फेज पे रखा हुआ है वो, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी पानी का अगर टेस्ट कर रहे हैं हम, तो ऐसा हमको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन साउंड का डिफरेंस था अच्छा खासा। और इंजन जो वाइब्रेशन करता है ना, उसमें भी आपको मतलब डिफरेंस मिल जाएगा बढ़िया वाला। और कैबिन नॉइज, उसकी भी बात करेंगे, मैं दोनों को ड्राइव करूंगा एक एक करके। तो अब रियर सीट के स्पेस देख लेते हैं दोनों के अंदर, पंच में आपको कितना मिल जाएगा और फ्रॉन्क्स में कितना मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि कितने mm है, प्रॉपर 3 बंदे बैठ के देखेंगे। चलो भाई, आओ भाई। ठीक है, स्पेस तो यार 3 जने आराम से बैठे हैं ना, कोई प्रॉब्लम ना आ रही, कैसी भी आगे पीछे होने की जरूरत ना पड़ रही है ना। अपने हाथ भी बढ़िया आ रहे हैं और हेडरूम भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत ना है, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा है। मैं अगर अपनी हाइट के हिसाब से बात करूं, लगभग 5, 10, 11 के बीच में है मेरी, ठीक ठाक हेडरूम है। तो स्पेस तो यार ठीक है ना, मतलब मिनी कार के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस है इसमें। तो एक बार चलते हैं फिर। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों की दोनों ये सीट्स हैं, ये प्रॉपर एडजस्ट की हुई हैं, ऐसा नहीं है हमने बिल्कुल ही आगे कर दी है, ये ड्राइवर के हिसाब से और ये पैसेंजर के हिसाब से सेट हो रखी है। चलिए एक बार फिर फ्रॉन्क्स में देखते हैं। चलो फ्रॉन्क्स, तो चलिए अब चलते हैं फिर एक बार फ्रॉन्क्स में। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में आपका स्लाइटली आपको फर्क मिलेगा, पर ऐसा कोई इतना तगड़ा फर्क नहीं है कि भाई बैठते ही आपका सिर सीधा जो है वो लग जाएगा ऊपर, ऐसा कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी। तो हेडरूम इनफ है, उसमें आपको पंच में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अगर हम 3 बंदे बैठे हैं तो हल्का सा यार लग रहा है ना, हल्का सा मतलब कंजेस्टेड है ना, मतलब इतना नहीं है। 3 बंदे बिल्कुल आराम से जाएंगे, देखो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, किसी को आगे पीछे होने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तीनों आराम से बैठे, हाथ वाथ पैर वैर सब सही आ रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले हल्का सा कम है आपको रियर सीट का स्पेस पंच के मुकाबले। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, अगर हम टाटा की बात करेंगे तो टाटा की कोई भी कार हो, कोई भी मतलब कैसी भी, आप देखो एक बार कि आपको कितना अच्छा खासा रूम मिल जाता है अंदर जाने के लिए। ऑलमोस्ट आपके 90 डिग्री दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे आपके फ्रंट के हो चाहे आपके बैक के हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाते हैं, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है अंदर जाने के लिए। और ये चीज टाटा की खाली पंच के अंदर नहीं है, टाटा की आपको हर कार के अंदर ये चीज मिल जाएगी। वहीं अगर हम मारुति वगैरह की बात करें या किसी भी कार की बात करें, तो वहां पर आपको देखो यहां तक खुलेगा ये,
वहीं आपने अभी देखा था वहां पर ऑलमोस्ट क्या 90 डिग्री ही खुल गया था। मैं एक बार ये वाला भी खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री खुला हुआ है, बिल्कुल फ्लैट हुआ पड़ा है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंगल मिल रहा है, तो ये चीज भी रहती है। और ये चीज मेरे ख्याल से तो खाली टाटा के अंदर है, मैंने महिंद्रा में भी ऐसा नहीं देखा किसी कार के अंदर, मारुति वगैरह में भी नहीं देखा, किया में भी नहीं देखा है अब तक। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में एज यूजुअल आपको पता है कि टाटा ने अपना नाम ही 5 स्टार से बनाया है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग हो या भारत एनकैप हो, आपको 5 स्टार मिल जाते हैं पंच के अंदर। वहीं अगर फ्रोंक्स की बात करें हम, तो फ्रोंक्स में आपको एज सच कोई ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ 2 टेस्ट हुए हैं इसके, एक आपका जापान का हुआ है और एक आपका एशियन का हुआ है। दोनों के अंदर इसने रेटिंग ली थी आपकी, एशियन के अंदर ली थी 5 और जापान के अंदर ली थी इसने 4। लेकिन इंडिया लेवल पे या फिर ग्लोबल एनकैप लेवल पे कोई भी आपको रेटिंग नहीं मिलेगी। और अगर रियल लाइफ की बात करें, सीधी सी बात यह है, तो रियल लाइफ में आपको बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी टाटा पंच से रिलेटेड, कि वो आपस में मतलब जैसे टक्कर हो जाती है तो उसमें टाटा पंच का कुछ भी नहीं होता, हल्का सा स्क्रैच आ जाएगा, हल्का सा दब जाएगा। वहीं जो मारुति की कार्स वगैरह होती हैं उनमें आपको दिखेगा कि बम्पर खत्म हो गया या फिर आपका बोनट जो है वो खत्म हो गया, इस तरीके से। वहीं हाँ, एक चीज और, आपका जो वेट है ना दोनों कारों का, वो ग्रॉस वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1450 केजी है। ग्रॉस वेट में ऐसा आपको कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। तो चलिए बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले फ्रोंक्स की बात कर लेते हैं। आप जैसे कि ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है 308 लीटर्स का, तो ठीक ठाक बूट स्पेस है। और वहीं बूट स्पेस की बात करेंगे अगर पंच के अंदर, तो पंच के अंदर आपको बूट स्पेस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है 366 लीटर्स का, लगभग आपको 50 लीटर एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी रियल लाइफ में एज सच आपको फर्क जो दिखेगा ना, वो थोड़ा आप हाइट का ही मान लो बूट स्पेस के अंदर। वहां पर देखो पार्सल ट्रे इसकी काफी ऊंची रखी हुई है, वहीं उसकी पार्सल ट्रे आपको दिख रहा होगा काफी नीचे रखी हुई है। तो मेन जो बूट स्पेस इंक्रीज हुआ वो हाइट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। अगर डेप्थ के हिसाब से देखेंगे तो डेप्थ के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही दिखेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस फ्रोंक्स के अंदर मिल जाएगा 190 mm का, वहीं पंच के अंदर आपको मिल जाता है 187 mm का। लेकिन आप अगर रियल लाइफ में देखो ना एक बार, तो रियल लाइफ में आपको थोड़ा इस तरीके से महसूस होगा कि पंच जो है वो थोड़ी ज्यादा ऊंची है एज कंपेयर टू फ्रोंक्स, अगर आप रियल लाइफ कंपेयर भी कर पा रहे हो। लेकिन कंपनी ने जो बताया वो 190 इसका बता रखा है, 187 इसका बता रखा है। टायर साइज की बात करें तो टायर साइज आपको फ्रोंक्स के अंदर मिल जाता है 195 60 R16 16 इंची के आपको टायर्स मिल जाते हैं। वहीं पंच के अंदर आपको टायर साइज जो मिलता है वो मिलता है 185 70 R15 15 इंची का। पंच में आपको 15 इंची का टायर मिलेगा, वहीं आपको फ्रोंक्स में 16 इंची का टायर मिल जाता है। एक एक करके दोनों का ड्राइव कर लेता हूं और फिर देखता हूं एक्चुअली में पावर डिफरेंस, इंजन नॉइज वगैरह ये सारी चीजें आपको कितनी मिलती हैं पंच में या फ्रोंक्स के अंदर, और स्टीयरिंग आपको कौन सा सॉफ्टर साइड ज्यादा मिलेगा और कौन सा हार्डर साइड थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रोंक्स में चलते हैं और फ्रोंक्स को ड्राइव करते हैं। सबसे पहली फील मैं आपको बता दूं तो सबसे पहली फील जो आ रही है वो आ रही है कि आप मतलब काफी नीचे बैठे हो। मतलब वहीं अगर पंच में आप बैठोगे तो पंच यहाँ से भी आपको दिख रही होगी, अच्छी खासी हाइट आपको पंच के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर मैं बोनट जो है वो भी मेरे को विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ तक आऊँगा तो विजिबल होगा, इतना तो खैर कौन अपना ड्राइविंग एंगल रखता है। यहाँ पर आपको फील होगी ये चीज़ कि आप थोड़ा सा नीचे बैठे, और बेस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलती है फ्रोंक्स के अंदर। तो चलो चलते हैं। लगभग आपकी वही 4-5 हज़ार RPM तक खिंच जाती है, उसके बाद आपको गियर चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है यार, रिस्पॉन्स अच्छा खासा है, और 4-5 हज़ार RPM पे मैंने चलाई है तो मेरे को एज सच कोई भी अंदर कैबिन की नॉइज नहीं आ रही है, कोई जर्क मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। जब भी मैं गियर चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल स्मूथली गियर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक तरीके से पीछे जैसा फेंक देता है जर्क महसूस होता है, वो भी चीज़ मेरे को नहीं दिख रही है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा मिल रहा है, क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है। तो चलो अब एक बार पंच में चलते हैं और उसको ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहला वही रिस्पॉन्स रहेगा मेरा, मैं भी बैठा हूँ तो मेरे को बोनट विजिबल हो रहा है। वहाँ पर मेरे को इतना आगे तक आना पड़ रहा था फ्रोंक्स में अगर मेरे को बोनट विजिबल करना है। मतलब यहाँ पर आपको फील होगा कि आप थोड़ा किसी ऊंची कार में बैठे हो,
हाइट आपको अच्छी खासी गेन हो जाती है, आपको ये फील नहीं होगा कि आप थोड़ा दबदबी कार में या नीची सी कार में बैठे हो। चलो चलते हैं 4000 आरपीएम पे, सेम वही हमने 4000 आरपीएम पे पहले लिया था। इनिशियल पिकअप आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिलेगा, इसमें आपको पिकअप कम मिलेगा। भाई इसमें अलाइनमेंट की जरूरत है। भाई वो रिम बड़ी पड़ी है इसकी, रिम बड़ी पड़ी है इसकी। हाँ अलाइनमेंट की जरूरत है इसको। ठीक है जी। देखो अब मैं अगर नॉइज़ की बात करूं तो नो डाउट नॉइज़ आपको मिलती है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, लेकिन स्लाइटली आपको नॉइज़ मिलेगी कैबिन के अंदर, चाहे आप हाईवे पे ड्राइव करोगे चाहे आप नॉर्मली लोकल में ड्राइव करोगे। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूं तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी एक बार यहाँ से मोड़ेंगे तब मैं आपको स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बताता हूँ। अब अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग मेरे को फ्रॉन्क्स का सही लगा, मतलब स्टेबिलिटी तो खैर दोनों में ही है, बाकी इसकी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, वो एक साइड भग रही है, राइट साइड जा रही है जैसे मैं स्टीयरिंग को छोड़ रहा था। बाकी स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिल्कुल स्लाइटली 19-20 का फ़र्क आपको दिखेगा कि आपको सॉफ्टर साइड मिलेगा फ्रॉन्क्स के अंदर एज कंपेयर टू पंच। आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम राम।